नमस्कार दोस्तों, गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। उससे पहले वीडियो से देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में चर्चा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन सामान्यतः तो भूगर्भ शास्त्र का विषय है, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन अपने भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो मनुष्य को, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मनुष्य को सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी तक जो अध्ययन हुए हैं वो सिर्फ अप्रत्यक्ष साधनों से ही हुए हैं। इन अप्रत्यक्ष साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है अप्राकृतिक साधन, दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साथ, जो पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत समझाए थे वे साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक साधन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अप्राकृतिक साधन के बारे में। कौन कौन से अप्राकृतिक साधन है? अप्राकृतिक साधन में घनत्व है, दबाव है और तापक्रम है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं घनत्व के संबंध में। घनत्व अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है घनत्व। वैसे तो हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। औसत घनत्व कितना है? 5.5। लेकिन अगर पृथ्वी के हम ऊपरी भाग, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग का घनत्व देखें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व कितना है? 3। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व अधिक है क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 3 है, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो 5.5। इससे तो यही प्रमाणित होता है ना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहीं ना कहीं घनत्व अधिक है। और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का जब जो सबसे आंतरिक भाग है, जिसे क्रोड बोलते हैं, उसका घनत्व कितना सर्वाधिक होगा। ठीक है। दूसरा आता है दबाव। दूसरा क्या है? दबाव। पृथ्वी के घनत्व के संबंध में दबाव और भार के संदर्भ लिए जाते हैं। पृथ्वी के घनत्व के संबंध में दबाव और भार के संदर्भ लिए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भार जितना अधिक होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रत्येक चट्टान जो होती है, प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है कि इस सीमा से अधिक इस चट्टान का घनत्व नहीं हो सकता है। इससे यह क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के ये जो आंतरिक भाग हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों की जो चट्टानें हैं वो अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से निर्मित हैं। ठीक है, अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से निर्मित है। इससे क्या प्रमाणित होता है? पृथ्वी की आंतरिक जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से निर्मित हैं। अधिक पदार्थ वाले भारी पदार्थों से निर्मित है। भारी पदार्थों से निर्मित है, इससे यह प्रमाणित होता है। तीसरा है क्या? तापक्रम। तीसरा अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत तीसरा जो पॉइंट है वो है तापक्रम। तापक्रम सामान्यतः क्या होता है, जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे की ओर जाते जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर
ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। सामान्यतः यह होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाते जाते हैं वैसे ही जो तापक्रम में वृद्धि है, तापक्रम में वृद्धि की दर क्या हो, कम होने लगती है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रारंभ के जो 100 किलोमीटर है, प्रारंभ के 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, इसमें क्या होता है, जो तापमान में वृद्धि है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अनुसार होती है। इसके बाद के, इस 100 किलोमीटर के बाद के जो 300 किलोमीटर हैं, बाद के 300 किलोमीटर हैं, इनमें तापमान में वृद्धि किस दर से होती है, घटकर 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अनुसार होती है। इसके पश्चात की जो, इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। ये तापक्रम में अलग अलग जो वृद्धि हो रही है अलग अलग स्थानों पर, इससे यह प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी में जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की चट्टानें कहीं ना कहीं अलग अलग पदार्थों से निर्मित हैं। ठीक है, तो ये हमने अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत तीनों को समझा, घनत्व को समझा, दबाव को समझा और तापक्रम को समझा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, वह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं पढ़ाई थी, उनमें से एक ग्रहाणु संकल्पना थी। ग्रहाणु संकल्पना में क्या है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको ठोस माना गया था, लेकिन ज्वारीय परिकल्पना और वायव्य निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के आंतरिक भागों को तरल माना गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या तो ठोस होगा या फिर तरल होगा। इन संकल्पनाओं से यह पता चलता है। ग्रहाणु परिकल्पना और ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसा, ठोस माना गया था। और ज्वारीय व वायव्य निहारिका परिकल्पना, वायव्य निहारिका परिकल्पना। इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसा, तरल माना गया था। पिछले ही वीडियो में हमने इनके संकल्पनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो इससे क्या पता चलता है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या तो ठोस होगा और या फिर तरल होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य से हमें यह पता चलता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक साधन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में प्राकृतिक साधनों से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ये उनके संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ज्वालामुखी आती है और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य आते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार से एक तरल मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है। ये पृथ्वी की सतह है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ से ये, यहाँ से उद्गार हुआ, उद्गार के बाद तरल मैग्मा निकलकर पृथ्वी के भागों पर यहाँ फैल गया चारों तरफ। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल मैग्मा के बाहर निकलने से क्या प्रमाणित होता है, यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य है जो या तो तरल अवस्था में है या फिर अर्ध तरल अवस्था में, तभी तो ये पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकल रहा है। इससे ज्वालामुखी परिकल्पना से ये पता चलता है।
क्या पता चलता है कि आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी परत अवश्य है जो तरल तरल अवस्था में या फिर अर्ध तरल अवस्था में उपस्थित है। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा भूकंप विज्ञान के साथ है। भूकंप विज्ञान के साथ भूकंप के दौरान जो लहरें आती हैं उन लहरों को सीस्मोग्राफ पर अंकित करके उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंप के दौरान आने वाली लहरों को सीस्मोग्राफ पर अंकित करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे हमें कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के संबंध में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो सकी है। ठीक है, भूकंप सीस्मोग्राफ के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों में काफी मात्रा में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि पृथ्वी IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। IUGG हिंदी में इसको लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसने क्या है, IUGG ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को, ये जो समस्त आंतरिक भागों ने यहाँ पर दर्शाए हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 बृहद मंडलों में विभाजित किया है। ये कौन से 3 बृहद मंडल कौन कौन से हैं? पहला है भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। दूसरा है मेंटल, इंग्लिश में भी इसको मेंटल ही कहते हैं, मेंटल। और तीसरा जो है जिसे हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में कोर, इन 3 बृहद मंडलों में विभाजित करते हैं। आइए तीनों बृहद मंडलों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, क्रस्ट, भूपर्पटी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने क्रस्ट की जो मोटाई है, क्रस्ट की मोटाई को 30 किलोमीटर माना है, लेकिन अन्य स्रोत जो हैं वो क्रस्ट की मोटाई को 100 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, क्रस्ट की ऊपरी जो परत है, ये जो ऊपरी वाली परत है, क्रस्ट की ऊपरी परत में भूकंपीय लहरों की जो गति है वो 6.1 किलोमीटर। भूकंपीय लहरें पी तरंगे कहते हैं ना, पी लहर, इनकी जो गति है ऊपरी क्रस्ट पर कितनी है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्रस्ट के निचली भागों में इन पी लहरों की गति कितनी हो जाती है, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनकी गति पहुंच जाती है। क्रस्ट का जो घनत्व है ऊपरी भाग पर 2.8 और निचले भागों पर कितना है, 3.0 है। तो क्रस्ट के यहाँ पर ये जो घनत्व है, ऊपरी भाग का घनत्व 2.8 और निचले भाग का घनत्व 3.0,
घनत्व में ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को दबाव के कारण ऐसा माना जाता है, दबाव के कारण ऐसा अंतर आता है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है घनत्व बढ़ता चला जाता है। घनत्व संबंधी ये जो यहाँ पर असंबद्धता आती है, इस असंबद्धता को हम बोलते हैं कोर्नाड असंबद्धता। कोर्नाड असंबद्धता। कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं पृष्ठ के ऊपरी भाग और निचले भाग में घनत्व संबंधी ये जो असंबद्धता आती है, इसे हम कहते हैं कोर्नाड असंबद्धता। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। किन किन चीजों से हुआ है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल। इसलिए हम क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल परत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल परत। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मेंटल। मेंटल ऐसा देखा जाता है कि क्रस्ट का ये जो निचली भाग है, इसमें अचानक से फिर क्या होता है, भूकंपीय लहरों की गति जो है अचानक से तीव्र हो जाती है और ये 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है, जिसके जो दर्शाता है कि चट्टानों में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके कारण क्या होता है, मेंटल की ऊपरी परत यहाँ पर और क्रस्ट की निचली परत दोनों के बीच में एक असंबद्धता का निर्माण होता है। इस असंबद्धता की खोज सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक ने 1909 में, जिनका नाम था मोहोरोविकिक। क्या नाम था इनका? मोहोरोविकिक। इन्होंने सर्वप्रथम 1909 में इस निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में असंबद्धता की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस असंबद्धता का नाम मोहो असंबद्धता रख दिया गया। ठीक है। तो इस मोहो असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक, मोहो असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। ठीक है। मेंटल का विस्तार कहां से कहां तक है? मोहो असंबद्धता से लेकर, मतलब कि निचली क्रस्ट और ऊपरी परत के बीच जो असंबद्धता है, मोहो असंबद्धता, वहां से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मोहो असंबद्धता का विस्तार है। लेकिन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने भूकंपीय लहरों के आधार पर इस मेंटल को भी फिर क्या 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से भागों में? मोहो असंबद्धता से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक, 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। इन 3 भागों में IUGG ने मेंटल को डिवाइड किया है। मेंटल का जो आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितना? 83% है। 83% है पृथ्वी के कुल आयतन का, मेंटल का आयतन। और द्रव्यमान जो है मेंटल का वो 68% है। 68% है द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। ये क्या है? आयतन, आयतन और ये द्रव्यमान। आयतन, मेंटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है और मेंटल का द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% है। ठीक है। लेकिन एक चीज और देखी गई है कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है वहां पर भूकंपीय लहरों की गति क्या थोड़ी मंद पड़ जाती है। वहां पर 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लहरें आती हैं, जिसके कारण क्या भूकंपीय लहरों की गति में गति निम्न पड़ जाने के कारण यहाँ क्या होता है, इस मंडल को हम नाम देते हैं क्या? निम्न गति मंडल। निम्न गति मंडल नाम
ध्यान देते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, मतलब कि 100 किलोमीटर वाला मेंटल जो है वो ऊपरी मेंटल और 2900 किलोमीटर वाला जो मेंटल निचला मेंटल, इन दोनों मेंटल के बीच में भी असंबद्धता पाई जाती है, घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है। इस असंबद्धता को हम कहते हैं रैपिडी असंबद्धता। रैपिडी असंबद्धता कहते हैं। मेंटल का जो निर्माण है, मेंटल का निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है। किन किन से हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, इसलिए इसे सीमा परत भी बोलते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ, इसलिए इसे हम सीमा परत भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है क्रोड, जैसे हिंदी में कोर इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। क्या है तीसरा? कोर। निचला जो मेंटल है, मेंटल 2900 किलोमीटर, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, यहाँ पर निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में भी एक असंबद्धता, घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है। इसे हम गुटनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुटनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, गुटनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक कोर का विस्तार है। ठीक है, कोर को भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने कोर को भी दो भागों में विभाजित किया है। किस आधार पर? इनमें आने वाली भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया है। कहां से कहां तक? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक इन्हें डिवाइड किया जाता है। कोर का जो ऊपरी घनत्व है, यहाँ पर कोर का ऊपरी घनत्व कितना है? 10 है। ऊपरी घनत्व कितना है? 10। कोर का ऊपरी घनत्व कितना है? 10। और आंतरिक घनत्व 12 से लेकर 13 तक है। आंतरिक घनत्व 12 से लेकर 13 तक है। लेकिन कोर का जो सबसे आंतरिक भाग है, ये पॉइंट ये जो बिंदु दिख रहा है, इसका जो घनत्व है 13.6 है। कितना है? 13.6, जो कि हमारे मेंटल के घनत्व से लगभग दोगुना है। ठीक है, कोर का जो आयतन है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच फैले कोर बृहद मंडल का जो आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? 16% है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना? 32% है। ठीक है, हालांकि अधिक तापमान होने के कारण कोर का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए? तरल अवस्था में होना चाहिए। लेकिन अत्यधिक दबाव होने के कारण ये तरल अवस्था में ना होकर अर्ध तरल अवस्था में या फिर प्लास्टिक रूप में है। कोर का जो निर्माण है वो कोर का निर्माण किन दो चीजों से हुआ है? निकेल और लोहा, निकेल और फेरस, लोहा। निकेल और लोहा दो चीजों से हुआ है कोर का निर्माण, इसलिए इसे हम निफे परत भी कहते हैं। निफे परत। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में आज हमने विस्तृत चर्चा की। इससे संबंध में अगर आपको कुछ प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और आगे की वीडियो आपको क्रम से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।